नमस्कार मित्रों। उत्तर प्रदेश की एक देवी जी किसी परिचित के माध्यम से मुझसे मिली। राजनीति भी करती हैं। मैंने पूछा, और क्या हाल है यूपी का? योगी जी को जिताने के लिए क्या कर रही हैं आप? तो कहने लगी, इस बार तो ओबीसी मुख्यमंत्री चाहिए। शायद उन्होंने सोचा हो कि मैं उनकी बात का समर्थन करूंगा, लेकिन मैं तो सन्न था, क्योंकि मैं सोच भी नहीं पा रहा था कि उत्तर प्रदेश का भला चाहने वाला कोई व्यक्ति ऐसी बात कर भी कैसे सकता है। इतने महान व्यक्तित्व को जाति और वर्ग के चौखटे में कोई बांध भी कैसे सकता है। समझ में नहीं आ रहा था कि देवी जी की बुद्धिमत्ता पर संदेह करूं या उनकी मंशा पर। मैंने उनसे पूछा, अच्छा ये बताइए कि योगी जी के टक्कर का कौन है यूपी में? अब देवी जी चुप। मैंने दोबारा पूछा, लेकिन देवी जी से कुछ बोलते ना बना। देवी जी तो चली गई, लेकिन मेरे मस्तिष्क में विचारों की आंधी छोड़ गई। मैंने अपने परिचित से कहा, क्या बोल रही थी ये? उत्तर प्रदेश का हित चाहती हैं कि नहीं? अरे योगी जी एससी होते, एसटी होते, ओबीसी होते, ब्राह्मण होते, ठाकुर होते, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तो उनकी महानता से अभिभूत हूँ, उनके कामों को देख रहा हूँ। अरे जो व्यक्ति अपने पिता की मृत्यु पर न जाए, उसे आप इतने क्षुद्र चौखटों में बांध भी कैसे सकते हैं? मेरे उस परिचित को भी मेरी बात का समर्थन करना पड़ा कि हाँ, योगी जी जातिवाद से बहुत ऊपर हैं। लेकिन मित्रों, ये सच है कि जाति की बीमारी है तो हमारे समाज में, क्षेत्र व भाषा की बीमारी भी दिखती है। लेकिन क्या अब समय नहीं आ गया है कि हम ऐसे नेताओं को बाहर का रास्ता दिखा दें जिनकी नीतियां व विचार भारत के अहित में हों, जो भारत की राष्ट्रीय व सांस्कृतिक अस्मिता से घृणा करते हों और परोक्ष रूप से उससे बैर रखते हों? फिर चाहे ऐसे नेता हमारी जाति बिरादरी के ही क्यों न हो, हमारे क्षेत्र व समाज के ही क्यों न हो, हमें फायदा ही क्यों न पहुंचाते हों, क्योंकि राष्ट्र व राष्ट्र की अस्मिता को कमजोर करके समग्र हित की प्राप्ति नहीं की जा सकती। ऐसे नेता तात्कालिक दृष्टि से तो लाभदायक प्रतीत हो सकते हैं, लेकिन दीर्घकाल में अहितकारी हैं। यह बात हमें समझ ही लेनी चाहिए। इसमें जितना विलंब होगा, समस्या उतनी ही जटिल होती जाएगी और उसे हल करना उतना ही कठिन होता जाएगा। लगभग 75 वर्ष होने आ रहे हैं हमारी स्वतंत्रता के। हमें ऐसे नेताओं ने खूब गुमराह किया है। वे हमें जाति के झाड़ पर चढ़ाकर, भाषा और क्षेत्र के झाड़ पर चढ़ाकर मूर्ख बनाते रहे, विभाजित करते रहे और अपना हित साधते रहे। लेकिन अब हमें ऐसे नेताओं को राजनीति से बाहर का रास्ता दिखा देना चाहिए। ऐसे नेताओं का टोटल बायकॉट करना चाहिए, जो पलते तो भारत की मिट्टी में हैं, लेकिन काम भारत के हितों के विरुद्ध करते हैं। राजनीति के जिस कीचड़ की बात होती है ना, उसका बड़ा भाग तो ये खुद हैं। ये हट गए तो राजनीति ऐसे ही काफी स्वच्छ हो जाएगी। जो नेता कश्मीर में अनुच्छेद 370 की वापसी की बात करते हैं, जो खालिस्तानियों के साथ खड़े होते हैं, जो रोहिंग्या व बांग्लादेशी मुस्लिम घुसपैठियों के पक्ष में बोलते हैं तथा उन्हें भारत में स्थायी रूप से बसाना चाहते हैं, जो असम में चल रहे अवैध अतिक्रमण अभियान का विरोध करते हैं, वे सब बहिष्कार योग्य हैं। उत्तर प्रदेश में इस समय धर्मांतरण विरोधी गिरोह की पकड़ धकड़ हो रही है। इस पर भी कुछ लोगों को बड़ी आपत्ति है। क्यों आप चाहते हैं कि धर्मांतरण के इस खेल में कोई बाधा न पड़े? क्या समस्या है आपको? आप कह सकते हैं कि योगी जी ऐसा चुनावी हित साधने के लिए कर रहे हैं, तो करें ना। हम तो चाहते हैं करें। चुनाव में उन्हें जीतना ही चाहिए। ये केवल उत्तर प्रदेश का चुनाव नहीं है, भारत की भावी राजनीति की रूपरेखा भी निर्धारित करने वाला है। 1000 साल से अधिक समय से भारत में धर्मांतरण का खेल चल रहा है। इसका परिणाम यह हुआ कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान व बांग्लादेश हमसे छिन गए। क्रिश्चियन राष्ट्र की भी मांग हाल ही में हमने सुनी। अब क्या चाहते हैं आप? कि भारत पूरा ही नष्ट हो जाए, दुनिया की एकमात्र बची प्राचीन संस्कृति नष्ट हो जाए? ऐसा हो गया तो ऐसे नेताओं का क्या होगा? भारत में लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता तभी तक है जब तक हिंदू यहाँ बहुमत में है। फिर क्या करेंगे ये? कहाँ चुनाव लड़ेंगे? अफगानिस्तान का उदाहरण हमारे सामने है। हो सकता है इनमें से कुछ लोग विदेश भाग जाने का जुगाड़ किए बैठे हों, लेकिन भारत की बहुसंख्यक जनता का क्या होगा? हमारा आपका क्या होगा? हमारी भावी पीढ़ियों का क्या होगा? मैं कोई बड़ा गांधीवादी नहीं हूँ,
लेकिन गांधी जी के कुछ विचारों को पसंद करता हूँ। उनका मानना था कि राजनीति से धर्म को निकाल दिया गया तो राजनीति धर्म विहीन हो जाएगी। जी हाँ, राजनीति को धर्मयुक्त होना चाहिए, न कि धर्म विहीन। सेक्युलरिज्म की आड़ में जो धर्म विहीन राजनीति चल रही है उसे देखा है हमने। आखिर हमें सेक्युलरिज्म की आवश्यकता ही क्यों? सेक्युलरिज्म की आवश्यकता वहां होती है जहां ऐसे धर्म हों, ऐसे पंथ हों जो बाकी धर्मावलंबियों को कुचल देना चाहते हों। भारत का कब ऐसा इतिहास रहा है? यहाँ भारत के इतिहास से तात्पर्य भारत के इतिहास से है, न कि भारत में विदेशी शासकों के इतिहास से। जब केरल में अरब मुस्लिम व्यापारी आकर बसे तो भारत क्या सेकुलर था तब? जी नहीं, पूरी तरह से हिंदू था, धर्म आधारित था। लेकिन कब इन मुसलमानों को सताया गया? उल्टे उन्हें संरक्षित किया गया। उन्हें भारतीय स्त्रियों से विवाह करने की न केवल अनुमति दी गई बल्कि प्रोत्साहित भी किया गया। उन्हें उनके धार्मिक स्थल बनाने और उनके धर्म का प्रचार प्रसार करने की अनुमति दी गई। यह सब तब हुआ जब सेकुलरिज्म जैसी शब्दावली का अता पता भी नहीं था। जरा कोई हिंदू अरब में जाकर वहाँ की स्त्री से विवाह करके दिखाए, वहाँ हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार करके दिखाए। हमारा धर्म तो ऐसे ही सेकुलर है, इसे अलग से सेकुलर बनाने की क्या आवश्यकता है? साफ कमीज को और साफ करने का प्रयास करने से क्या होगा? वह और साफ तो नहीं होगी, रगड़ पट्टी में फट भले ही जाए। यही हाल हमारे समाज का किया जा रहा है। सर्वे भवन्तु सुखिनः की विचारधारा रखने वाले समाज को जबरदस्ती सेकुलरिज्म की घुट्टी पिलाई जा रही है। मैं पूछता हूँ कि जब सभी के सुख की कामना कर ली, जब पूरी धरती को ही अपना परिवार मान लिया, तो धर्मनिरपेक्षता जैसे शब्दाडंबरों का मतलब ही क्या रह जाता है? सेकुलरिज्म शब्द यूरोप की देन है, जहाँ चर्च का राज्य के कार्यों में हस्तक्षेप होता था। हमारे यहाँ की परिस्थितियों में इसकी क्या आवश्यकता थी? खैर, ये जो ज़्यादा सेकुलरिज्म की माला जपने वाले नेता हैं ना, उनसे विशेष सतर्क रहने की आवश्यकता है। तो समझ गए ना आप? जाति की बात करने वाले, भाषा व क्षेत्र की बात करने वाले, सेकुलरिज्म की माला जपने वाले ऐसे नेता तो प्रथम दृष्टया ही अस्वीकार्य हैं। ऐसे नेता जो हमारी प्राचीन संस्कृति से घृणा करते हैं, बहाने बहाने से इसे नीचा दिखाते हैं, वे भी त्याज्य हैं। वे जो उन राष्ट्रों के आँख के तारे हैं जिनकी आंख में भारत खटकता है, वे तो एकदम ही बहिष्कार योग्य हैं। जो अपनी राजनीति चमकाने के लिए हिंसक आंदोलन करवाते हैं, दंगे करवाते हैं, रास्ते जाम करवाते हैं, उन्हें भी पहचान लीजिए। और हाँ, जो अवैध घुसपैठियों से इस देश को भर देना चाहते हैं, बार बार उनके लिए खड़े होते हैं, आंदोलन करते हैं, वे भी हमारे लिए बिल्कुल ठीक नहीं है। पश्चिम बंगाल की हिंसा में देखा ना हमने। मोटा सूत्र पकड़िए, जो भारत के लिए हितकारी नहीं है वह आपके लिए भी हितकारी नहीं है। ऐसे नेताओं को पहचानना शुरू कर दीजिए। हमारी राष्ट्रीय अस्मिता को पहचानिए। जो इसके साथ नहीं है वे हमारे साथ भी नहीं है। देश केवल एक भूमि का टुकड़ा ही नहीं होता, उसकी एक सांस्कृतिक धारा भी होती है। जो इस धारा के साथ नहीं है वे हमारे साथ भी नहीं है। सौभाग्य से ये सोशल मीडिया का ज़माना है, जहां अब हमें गुमराह नहीं किया जा सकता, क्योंकि सूचनाएं प्राप्त करने के असंख्य साधन हैं, इसलिए झूठ नहीं चलने वाला है। ज्ञान के इस नए माध्यम का उपयोग कीजिए, अपनी जागरूकता बढ़ाइए, भारत को बचाइए, भारत की प्राचीन सभ्यता व संस्कृति को बचाइए, क्योंकि दुनिया में यह अकेली प्राचीन संस्कृति है जो इतने आघात प्रतिघातों के बावजूद किसी तरह अपना अस्तित्व बचाए हुए है। लेकिन अब संकट की प्रकृति जटिल है। अब हमारी संस्कृति को मिटाने के लिए तलवार की नहीं, पॉलिटिकल सिस्टम पर कब्जा करने की रणनीति अपनाई जा रही है। इस रणनीति को विफल करना हमारे हाथ में है। अगर अपना मस्तिष्क स्पष्ट कर लिया हमने, इस पर पड़ी धुंध हटा ली, तो ऐसे रणनीतिकार भागते नजर आएंगे।